नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों हमारा एक अनाउंसमेंट था कल के दिन योद्धा बैच को लेकर के, और कमिंग जो अभी यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो सेशन चलेगा ये कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज चलेगा, जिसमें हम लोग लगभग मान के चलिए कि 13 से 14 घंटा में हिस्ट्री और भी जो अलग अलग जो भी जीएस का पेपर है वो कवर होगा। और बिल्कुल हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 2024 में जो प्रीलिम्स है 26 मई को, उसको हम लोग पूरे दिमाग में लेके चल रहे हैं कि क्या वो स्ट्रैटेजी होना चाहिए लास्ट 6 मंथ का, जिसमें ये लास्ट जो 5 to 6 मंथ अप्रॉक्स जो बचा हुआ है, जिसमें लोग बेहतरीन लेवल पे पढ़ाई करें, अच्छे से चीजों को समझे, पूरा करेक्ट्स मिले, और इसके साथ साथ किस तरह का स्टैटिक टॉपिक को करंट अफेयर से रिलेट करें, डायनेमिक पोर्शंस को रिलेट करें। तो ये जो हमारा योद्धा बैच है इसको जरूर आप फॉलो करें और साथ साथ हमारे साथ जरूर जुड़े हुए रहें, हमारे प्लेटफॉर्म पे जरूर बने हुए रहें। आज का हमारा जो सेशन है, नॉर्मली हम आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग। और आप सभी को पता है दोस्तों कि मॉडर्न हिस्ट्री का काफी कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो एंशिएंट, देन मिडिवल, देन आपका मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर का दोस्तों सेक्शन होता है। तो आज इस वीडियोस के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, या और भी जो अलग अलग टॉपिक्स हैं एंशिएंट एंड मिडिवल में, उसको डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लास्ट ईयर का जो पेपर आया था प्रीलिम्स में, चाहे वो 2023 हो या 2022 हो, उसके रिगार्डिंग भी एक एनालिसिस किया जाएगा। और देन इसके बाद ये हमारा जो सीरीज है ये सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। और मैंने पहले ही बताया कि इसका टोटली जो हमारा एम है कि 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे ईयर वाइज आईएएस प्रीलिम्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस का, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि साल 2022 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो वेटेज था 100% में लगभग, तो वो 3.8% के आसपास था दोस्तों। यानी कि ऐसा है कि हर बार आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ हिस्ट्री का जो और सेक्शन है वहां से भी मिलेगा। तो साल 2022 में अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 96.2% है, तो जिसमें से 3.8% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी आएगा जब हम लोग एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि इन चीजों को एलोबरेट और अच्छे से करेंगे फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 2021 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस जो नॉर्मली आया था, तो लगभग मान के चलिए कि जो वेटेज था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से वो लगभग आपका 7.4% के आसपास था दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं ग्राफ में। तो इससे पहले का जो मामला है वो लगभग आप मान के चलिए कि 3.8% के आसपास, और ये जो मैटर है 7.4% के आसपास। और इससे क्या एक फायदा होता है दोस्तों कि जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, एक तो आपको पता है कि 2023 का जो एग्जाम हुआ तो सी साइट का पेपर काफी टफ था, तो हम लोग वो भी सेशन लाएंगे जिसमें आने वाला 2024 का जो प्रीलिम्स है वहां पर सी साइट थोड़ा सा आसान हो जाए, और उसको कैसे अप्रोच, कैसे बिल्ड करना है, तो ये सारे चीज पे डिस्कस किया जाएगा। पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा बात को। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल 2020 तक का डेटा देखेंगे, 2021 और 2022 का तो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर ही दिया। तो 2013 से अगर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, टेबल में देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो कभी ये ग्राफ में देखिए अप हो रहा है, कभी ये डाउन हो रहा है, कभी ये अप हो रहा है, कभी डाउन, कभी थोड़ा सा डाउन, कभी बहुत ज्यादा अप है। तो देखिए साल 2018 में आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके साथ साथ 2019, देन आपका 2020, और मैंने फिर आपको लेटेस्ट का जो डेटा है वो आपको शेयर किया ही। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप इसको बिना स्किप कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में एक सीक्वेंस का, तो आप ऐसा मान के चलिए कि पहला जो पॉइंट है वो आपका पॉलिटी हो जाता है, देन इसके बाद हम हिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, देन इसके बाद आपका हो जाएगा ज्योग्राफी, और इसके बाद हो जाएगा आपका इकोनॉमी, और इसके बाद फिर हम ले लेंगे आपका नॉर्मली क्या है दोस्तों कि आपका हो जाएगा मेंस करंट अफेयर, देन इसके बाद आईआर का पार्ट, और उसके बाद साइंस एंड टेक तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है दोस्तों जहां पर स्टैटिक विद डायनेमिक दोनों को कनेक्ट करके चलना होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यानी कि माइक्रो टॉपिक कह सकते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे।
और उसमें से कुछ कुछ टॉपिक को जिसमें हम स्टार लगा देंगे, टिक आउट कर देंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और आज का हमारा वीडियोस भी उसी चीजों पे है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहला देख सकते हैं कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन है, चैप्टर है, तो वो है आपका नॉर्मली द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि हमारे प्यारे से भारत में यूरोपियंस का जो पेनिट्रेशन हुआ था तो वो कहाँ से शुरुआत हुआ था। जैसे नॉर्मली आप सभी को पता है दोस्तों कि पहले पोर्तुगीज आए, देन इसके बाद डच, इसके बाद आपका ब्रिटिश यानी कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद आपका फ्रेंच था दोस्तों। अब ये जब चार लोग जब यूरोप से हमारे भारत आए ट्रेडिंग करने के लिए, तो फिर इनमें से जो बचा आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और किस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बना हमारे देश में। और फिर उसके रिगार्डिंग हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली मान के चलिए कि 1757 से लेकर के 1857 का जो मामला है, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगार्डिंग कि ब्रिटिश का एक्सपेंशन कैसे हुआ, कैसे कैसे वर्किंग हुआ। देन इसके साथ साथ पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। तो ये सारा एंगल हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे पढ़ना पड़ता है। साथ साथ इसका मैपिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग को पता होगा कि केप ऑफ गुड होप का जो रूट है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्को डी गामा को हम कैसे भूल सकते हैं। और बाकी ये जो 100 इयर्स का पीरियड है जिसमें नॉर्मली हम लोग देखते हैं ओवरऑल कि इस पार्टिकुलर 100 इयर्स में किस तरह से एक कंपनी जो है पॉलिटिकल पावर बनी हमारे देश में, और किस तरह से हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर्स को डिस्ट्रॉय की, और साथ साथ अपना मोनोपोली बनाकर किस तरह से ये ट्रेडिंग करना शुरू की दोस्तों। तो ये तो यहाँ तक का जो छोटा छोटा पॉइंट्स था, और उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट्स और बाकी जो आगे बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसमें आप देख सकते हैं पोर्तुगीज इन इंडिया। देन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉजेज ऑफ फेल्यूर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आपका डच, देन इसके बाद डेन्स, इंग्लिश, और लास्ट वन आपका फ्रेंच। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रेंच के बीच पे फिर क्या हुआ, वॉर होना शुरू हुआ। उसके बाद कर्नाटिक वॉर। देन इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि हैदराबाद जो स्टेट है उसका राइज होना शुरू हुआ, बिकॉज वो तो निजाम का एक पूरा गढ़ था कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर, और कॉजेज ऑफ इंग्लिश सक्सेस, यानी अंग्रेजों का सक्सेस होने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजंस था। तो इसी तरह से हम लोग एंग्लो मैसूर, एंग्लो कर्नाटिक, ये सारा एंगल पढ़ेंगे इसमें, बिकॉज यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आता है। और ये वाला जो टॉपिक है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का कि किस तरह से भारत में अंग्रेजों का पेनिट्रेशन हुआ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, और एक ट्रेडिंग कंपनी जब पॉलिटिकल पावर बनी विदेश में तो अपने शासन को किस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन किया हमारे कंप्लीट देश में। तो जो सेकंड हमारा जो रहेगा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश वालों ने बंगाल में एक्सपेंशन किया, एंग्लो मराठा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद कई सारा सिस्टम आया, जैसे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडरी अलायंस हो गया, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये सब स्किप हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक सेकंड फेज आया ब्रिटिश का, एंग्लो सिख वॉर हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने ऑलरेडी बताया, एनेक्सेशन ऑफ अवध, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर हम तीसरा टॉपिक की बात करेंगे तो तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, यानी कि भारत में 1857 से पहले जो रिवॉल्ट जब नहीं हुआ था तब उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका डुअल सिस्टम था, चार्टर एक्ट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कई सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ा जाएगा, लाइक चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट एक्ट है। जुडिशियल सिस्टम कैसे था, जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे हुआ। इसके बाद इस पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन जो था नॉर्मली उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ब्रिटिश के शासन में भारत में इकोनॉमिकल पॉलिसीज क्या था, यहां से भी काफी बार क्वेश्चंस देखा गया है। अगर हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर का तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, तो जिसमें अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है आपका वो 1757 से 1813 के बीच में है। सेकेंड जो फेज है दोस्तों वो है आपका फ्री ट्रेड का, जो 1813 से 1858 के बीच में है। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे फाइनेंस इंपेरियलिज्म का, तो 1858 ऑनवर्ड्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, यहां से भी कई बार क्वेश्चन जो है दोस्तों देखा गया है। इस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में कई सारा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स था, जिसमें आपका रैयत यारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, यहां से भी कई बार जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना होगा, स्किप नहीं करना है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारत के इकोनॉमी में ब्रिटिश का जो पॉलिसी था उसका क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, और साथ साथ आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें, फिफ्थ वन, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो इम्पैक्ट है हमारे विभिन्न यानी अलग अलग क्षेत्र में कैसे कैसे पड़ा। लाइक मान के चलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, देन इसके बाद आपका एग्रीकल्चर्स हो गया, देन इसके बाद आपका कमर्शियलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ड्रेन हो गया, फेमाइन एंड पॉवर्टी हो गया, देन इसके बाद आपका एबोलिशन ऑफ द डुअल सिस्टम हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही गहरा पड़ा है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो अब आ जाता है दोस्तों सबसे मोस्ट फेवरेट चैप्टर जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, वो है आपका छठा नंबर जिसका नाम है आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इस पार्टिकुलर रिवॉल्ट में सबसे पहले तो कॉजेस देखा जाएगा और 100 इयर्स का जो मामला था 1757 से 1857 के बीच में जो भी इश्यूज थे इस 100 इयर्स में, तो इस पार्टिकुलर 100 इयर्स में रिवॉल्ट्स का तो कई सारा रीजंस था, लेकिन एक रीजन ये भी था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेडिंग करने आई वही कंपनी जो है पॉलिटिकल पावर बन करके हमारे देश में सोसाइटी के विभिन्न क्षेत्र को जो है सताई है, तड़पाई है। चाहे वो आप कह सकते हैं कि आर्टिस्ट लोग हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, या फिर कह सकते हैं कोई बड़े बिजनेसमैन हो, यानी हर लोगों को जो है सताया गया है, हमारे कल्चर्स को इफेक्ट किया गया है। सती सिस्टम को आप कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट के क्या क्या अलग अलग कॉजेज था, उसका इकोनॉमिकल, देन आपका पॉलिटिकल, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो रिलीजियस में मैंने बताया सती सिस्टम नॉर्मली, इसके साथ साथ आपका डिसकंटेंट अमंग सेपियूस, सिपाहियों के बीच में क्या डिसकंटेंट आना शुरू हो गया, सेंटर्स एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट का सेंटर्स क्या था और ये रिवॉल्ट कैसे स्प्रेड हुआ, लीडर्स जो थे अलग अलग प्लेसेस से वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज कई बार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग को ऊपर ऊपर पढ़ना है, बेसिक्स जितना अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो हमारा जो है बेस अच्छा बनेगा, तो आगे का जो लेवल है वो भी अच्छा से क्रिएट होगा दोस्तों। इसके बाद आखिर क्या वो रीजन था जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट जो है वो फेल्ड हो गया, लेकिन इस रिवॉल्ट से हम लोग कई सारी चीजों को सीखें और अंग्रेज भी बहुत ज्यादा परेशान थे। और आप सभी को पता है कि 1858 के बाद से फिर हमारे देश में वाइसराय का सिस्टम शुरुआत हुआ। नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट और लास्ट में फिर कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हमको डिटेल्स में जानना काफी जरूरी है, कॉजेज, नेचर्स, कॉन्सिक्वेंसेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा टॉपिक की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857, यानी कि ऐसा जो चेंजेस था जो बिफोर में था और अब जो आफ्टर में था तो क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पर आपका आ गया कि लोकल, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल पे चेंजेस आया, आर्मी के सिस्टम में चेंजेस आया, पब्लिक सर्विसेज में आया, प्रिंसली स्टेट्स में आया और साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में भी आया दोस्तों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट का या टॉपिक का कह सकते हैं, तो वो हो सकता है दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी कि किस तरह से हमारे प्यारे से भारत में जब आजादी नहीं मिला था तो सिविल सर्विस का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी बनी, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट आया और इस पार्टिकुलर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका था दोस्तों। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, देन इसके बाद एटसीजियन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का रिफॉर्म्स आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या चेंजेस आया, नया नया कमेटीज क्या बना, तो ये सारा क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जाता है दोस्तों। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 रिमेंबर रखिएगा। ली कमीशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं ये पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज में, ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हो गया, ये सारा कुछ जो है पढ़ाया जाएगा। पीजेंट्स, ट्रैवल मूवमेंट, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा जहां से क्वेश्चंस आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, कई बार यहां से क्वेश्चंस देखा गया तो इसको स्किप हम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब ब्रिटिश का शासन था हमारे देश में, अंग्रेजों का, तो हमारे देश में एजुकेशन के मैटर्स को लेके कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन सी कमेटी आई, कौन सा कानून आया और किस तरह से सिस्टम का जो है चेंजेस होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम लोग चार्टर एक्ट देखेंगे, देन इसके बाद ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट के बारे में जो कंट्रोवर्सी था वो देखा जाएगा। वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1904, आपको याद होगा कि इस समय आया, लगभग आपका 1 साल के बाद फिर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। इसके बाद आपका सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, एजुकेशन अंडर डेआरकी, हरटॉक कमेटी, वार्धा स्कीम, सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, कोठारी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से कई बार क्वेश्चंस जो है नॉर्मली दोस्तों देखा गया है। इसके साथ साथ
अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, यानी कि ब्रिटिश के शासन के वक्त हमारे भारत में प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ और इसके रिगार्डिंग कई सारी चीजों, कई सारे एक्ट्स, रिफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो डिफरेंट पब्लिकेशन एंड जर्नल्स के बारे में जानना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ये पार्टिकुलर जो जर्नल से ये किसका था, फिर उसको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बना करके डिटेल्स में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कई बार क्वेश्चन आया है, एक्ट रिलेटेड टू प्रेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो क्या क्या स्ट्रगल किए प्रेस फ्रीडम को सिक्योर करने में। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस के समय में क्या था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। यहाँ से भी कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखा गया है। इस पार्टिकुलर रिफॉर्म में हम लोग राजा राम मोहन रॉय जी, सिख मूवमेंट्स, देन इसके बाद पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, क्या इसका फैक्टर्स था, क्या कॉजिंग हुआ रिफॉर्म्स का, लास्ट में इम्पैक्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या पड़ा। तो ये सारा कुछ हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में देखेंगे दोस्तों। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज है, हालांकि ये करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, तो 6 दिसंबर को उनका देहांत हुआ था और उन्होंने अपना धर्म का कन्वर्जन करवा करके 14 अक्टूबर को 1956 में वो आपका चले गए थे बुद्धिज्म धर्म में। तो इसीलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट हम लोग करते हैं नॉर्मली। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गया, कुछ जर्नल्स, एडिटोरियल्स, देन इसके साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपने लाइफ में क्या क्या किए। तो ये सारा कुछ पर्सनालिटीज में आ जाता है। तो जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखा गया है। अभी रिसेंट्स में भी एक एग्जाम हुआ था तो एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी क्वेश्चंस नॉर्मली जो दोस्तों पूछा गया है। तो इन सारे पर्सनालिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पीजेंट, ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये तो सेपरेट चलेगा हमारा सेशन। पीजेंट्स मूवमेंट का, ट्राइबल मूवमेंट्स का, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स तो ऑलरेडी मैंने बताया। इसमें ट्राइबल मूवमेंट्स में कई सारा ट्राइबल है, जैसे संथाल, भील, कोल, मुंडा, रंपा, खोंडा, ताना भगत, ऐसा कई सारा नाम है। तो ये प्रीलिम्स का सबसे फेवरेट पार्ट है। पीजेंट्स मूवमेंट में बात करेंगे तो बहुत सारा किसानों का मूवमेंट था। 1917 का चंपारण हम कैसे भूल सकते हैं, देन खेड़ा हम कैसे भूल सकते हैं, बरदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, मोपला रिविलियन केरला वाला, तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो पीजेंट्स हम लोगों को देखना ही देखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी कि हमारे देश में अगर हम बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट का, तो कई सारे लोग जो है रेवोल्यूशनर्स थे, जिसमें कई सारा नाम है, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के आप कह सकते हैं कि भगत सिंह तक। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि अर्ली फेज क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अर्ली फेज दैट मींस के 1885 से लेकर के मान के चलिए कि 1900 का पीरियड और 1901 से मान के चलिए कि 1947 का पीरियड। तो ये कुछ है पहला वाला अर्ली फेज। और ये जो फेज आप देख रहे हैं दिस वन, ये आ जाता है कांग्रेस का फेज 1 यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, और 47 के बाद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पार्टिकुलर पॉइंट में आपको मॉडरेट कांग्रेस दिख जाएगा, मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट दिख जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, मॉडरेट्स के लीडर्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट के कौन थे, उनको कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशंस था। तो ये सारा कुछ हम लोग इन चीजों में देखेंगे, क्या वीकनेस था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ओपिनियन, एक्सट्रीमिस्ट का फेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके रिगार्डिंग कई सारा जो अलग अलग मूवमेंट है वो हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस था, तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का फेज 1 में। तो यहां पर आप शुरू करते हैं 1905 जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का टाइमिंग था, और कहा जाता है कि यहीं से एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड जो है शुरुआत हुआ है दोस्तों। तो यहां पर हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, सूरत सेशन, वो आईएनसी तो हम पढ़ाएंगे बेहतरीन लेवल पे, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट, गदर पार्टी, कोमागातू, थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 को कनेक्ट करेंगे, होम रूल, लखनऊ पैक्ट, अगस्त डिक्लेरेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेज 1 था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मूवमेंट के फेज 2 का, तो वहां पर आपका वर्ल्ड वॉर 1 का रिफॉर्म्स हो गया। देन इसके बाद आपका चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 1919 का एक्ट, रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, तो ये बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा का इंसिडेंट्स, गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, गांधी नेरा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन वहां से देखा जाता है।
देन इसके बाद आपका नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, स्वराज पार्टी एंड इट्स इवैल्यूएशंस, मुद्दीमान कमेटी, साइमन कमीशन, बरदोली ऑलरेडी मैंने बताया, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना। तो ऐसा कई सारा एंगल हम लोग देख देख के पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ नहीं हुआ समझेंगे पूरा कंप्लीटली हम लोग। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे फेज 3 का, जिसमें 1930 से 47 शुरू होता है, जिसमें गांधी जी का सत्याग्रह शुरू होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, पैक्ट आ जाएगा, कराची सेशन। देन इसके बाद फेज 2 चलेगा, कॉमनवेल्थ अवार्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वर्ल्ड वार 2 का फेजेस। और फिर इसके बाद एक फेज शुरू होगा 1940 से 47, और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस का रोल, आजाद हिंद फौज, है ना, INA ट्रायल्स, क्विट इंडिया मूवमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिप्स मिशन, राजगोपालचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट, वेवेल प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबैटन प्लान, जिन्ना एक्शन डिक्लेरेशन। तो ये सारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा फेज 3 में हमारा नॉर्मली। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर कंप्लीट पीरियड में जितने भी गवर्नर जनरल्स और वाइसरेस थे, तो उनके बारे में थोड़ा देखा जाएगा कि उनका डिमांड क्या था, उनका अचीवमेंट्स क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस में आया। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल बिफोर 1773, देन इसके बाद इतना से इतना तक ये पीरियड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पीरियड, देन उसके बाद वाइसरे एंड गवर्नर जनरल का जो पीरियड है यहाँ तक ये पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश में पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, तो जिसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे हम लोग कहाँ पर, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या रिफॉर्म्स आया, क्या चेंजेस आया, क्या अपडेट्स आया, कई बार इन पार्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन से जो है पूछा जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है, स्पेशली गवर्नर जनरल और वाइसरे का जो कह सकते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत बड़ा नाम है, 1754 से 1767, यहाँ से जो शुरू किया जाएगा। तो कई सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं जिसमें हम लोग भूल नहीं सकते हैं, कॉर्नवालिस को, वॉन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड मिंटो को, देन इसके साथ साथ आपका लॉर्ड डलहौजी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात करेंगे तो लॉर्ड मायो हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, डफरिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्जन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैम्सफोर्ड, इरविन, देन लिनलिथगॉ, वेबल एंड माउंटबैटन। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे इस चीजों को लेकर के, और साथ साथ इन चीजों को अच्छे से लेवल से जो है पढ़ेंगे दोस्तों फाइनली पूरा कंप्लीटली हम लोग। तो यहाँ तक जो था हम लोगों का आज का मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग कई सारा विभिन्न जो अलग अलग टॉपिक्स है, वो साथ साथ पिछले साल का पेपर का एनालिसिस मैंने आपके सामने साझा किया। और मैंने बार बार बताया कि ये हमारा योद्धा बैच है, और इस बैच का इंपॉर्टेंट जो एम्बिशन है वो आपका अपकमिंग जो 2024 का प्रीलिम्स है उसको टारगेट करना है। हम लोग कई सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने साझा करेंगे, और इस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो मेन टारगेट है कि आपका प्रीलिम्स में कंट्रीब्यूशंस हो, और कहीं ना कहीं हम लोगों का जो भी एक्सपर्टाइजेशन है इस पार्टिकुलर CSE के फील्ड में, वो एक्सपर्टाइजेशन हम लोग आपको दें। बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल कई सारे एक्सपीरियंस्ड वाले भी हैं। तो यहाँ पर आप बने हुए रहें, टिके रहें, कई सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा सीक्वेंस वाइज। और हमारा करंट अफेयर 360 डिग्री ए विजन IAS वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा आपको, और स्टैटिक्स से करंट वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें इस पार्टिकुलर योद्धा बैच के साथ। आई होप कि आपको आज का सेशन जो भी लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इससे हम लोगों को मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा, और बाकी हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देंगे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद, प्यार को फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।